तो आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरनेट कहानी मनाली 28 किलोमीटर की, जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही शेयर की थी। चलिए इस मॉडर्न घोस्ट स्टोरी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना असरदार और रोंगटे खड़े तोड़ देने वाला बनाता है। ये कहानी जिसे साहिल ने भेजा है, एक बहुत ही परेशान कर देने वाले ख्याल से शुरू होती है कि जो लोरी कभी सुकून देती थी, अब वो एक डरावना सपना बन चुकी है। ये लाइन कहानी की शुरुआत में ही एक ऐसा खौफनाक माहौल बना देती है जो इशारा करता है कि किसी बहुत ही मासूम और प्यारी चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने वाला है। तो सबसे पहले कहानी के इमोशनल सेटअप को समझते हैं। देखिए, किसी भी अच्छी हॉरर कहानी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम किरदारों से जुड़ें, उनकी परवाह करें, क्योंकि जब तक हम उनकी परवाह नहीं करेंगे, उनका डर हमारा डर कैसे बनेगा, है ना? तो कहानी है चार दोस्तों की जो मनाली की ट्रिप पर निकले हैं। लेकिन जैसा कि हमें पता चलेगा, ये कोई नॉर्मल वेकेशन नहीं है। ये एक इमोशनल मिशन है जो उन्हें सीधे खतरे के रास्ते पर ले जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये ग्रुप पहले से ही एक बहुत नाजुक इमोशनल स्टेट में है और इसका सेंटर है समय, जो अपने भाई की मौत के गहरे दुख में है। जब कोई दुख में होता है तो वो मैनिपुलेशन के लिए ज़्यादा ओपन हो जाता है, और यही कमजोरी आगे होने वाली भयानक घटनाओं का दरवाज़ा खोल देती है। अब देखते हैं कि कैसे ये कहानी आने वाले खौफ की आहट देने के लिए बड़ी चालाकी से लोकल लोक कथाओं का इस्तेमाल करती है। कोई भी डरावनी कहानी तब और ज्यादा असली लगती है जब वो किसी जगह की संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हो। सोचिए, जिस जगह वो जा रहे हैं, रोहतांग पास, उसका नाम ही अपने आप में पहली वार्निंग है। इसका मतलब है लाशों का ढेर। ये नाम कहानी को एक असली अशुभ जगह से जोड़ देता है, जिससे डर सिर्फ कल्पना नहीं रहता बल्कि हकीकत लगने लगता है। और यहां आता है कहानी में एक क्लासिक हॉरर ट्रोप, किसी लोकल की चेतावनी को नजरअंदाज कर देना। इससे हमारे अंदर एक टेंशन बन जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये किरदार एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और इसी एक फैसले से वो अनजाने में अपनी डरावनी किस्मत पर मुहर लगा देते हैं। और बस यहीं से कहानी एक शार्प टर्न लेती है। अब ये दिमागी खेल नहीं रहा, अब ये सीधा सीधा सुपरनैचुरल हॉरर है। राइटर यहां रेपिटेशन यानी दोहराव का इस्तेमाल करता है, सस्पेंस बनाने और किरदारों के साथ साथ हमें भी कंफ्यूज करने के लिए। ये कहानी किरदारों को एक टाइम और स्पेस के लूप में फंसाकर बेबसी का एहसास कराती है। मतलब, उस डर के बारे में सोचो जब आपको पता चले कि फिजिक्स और लॉजिक के सारे नियम फेल हो चुके हैं। ये कंट्रोल खो देने का एक भयानक एहसास है, जहां आप एक ही डरावने पल को बार बार जीने पर मजबूर हैं। और यहीं पर वो स्पिरिट या जो भी है, वो उन पर साइकोलॉजिकली अटैक करती है। हर दोस्त कुछ अलग ही दिखाई देता है, जो उनके बीच शक और डर के बीज बो देता है। एक ग्रुप के तौर पर जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, एक दूसरे पर भरोसा, वही अब टूटने लगता है। और यही वो सवाल है जो वो साया उनके दिमाग में डालता है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। जब आप अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं कर सकते, तो अपने दोस्तों पर कैसे करेंगे? ये उन्हें एक दूसरे की हकीकत के ही खिलाफ खड़ा कर देता है। और अब देखो कैसे वो स्पिरिट समय के ग्रीफ का, उसके दुख का फायदा उठाती है। समय अपने भाई को बचा नहीं पाया था, इसलिए अब वो किसी और की मदद करने के लिए बेचैन है। वो स्पिरिट उसकी इसी इच्छा को मरोड़कर उसे ग्रुप की सबसे बड़ी कमजोरी बना देती है। अब तक जो डर दिमागी था, वो अब फिजिकल बन जाता है। एकदम सामने एक ऐसी भयानक रूप जो कुदरत के नियमों को ही चुनौती दे रही है। कीचड़ से सना एक लड़का 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती कार के साथ भाग रहा है। ये नामुमकिन है और इसीलिए ये बहुत डरावना है। और ये है टर्निंग पॉइंट। जब समय मुस्कुराकर हाथ हिलाता है, वो अनजाने में उस साये को एक इनविटेशन दे रहा है। उसने कनेक्शन बना लिया है और अब यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर कैसे पहुंचती है। खतरा अब बाहर अंधेरी सड़क पर नहीं, बल्कि उनके साथ होटल के कमरे के अंदर है, और अब वो इससे भाग नहीं सकते। कहानी क्लासिक विचिंग आवर का इस्तेमाल करती है, ये बताने के लिए कि अब दुनियाओं के बीच का पर्दा सबसे पतला है। लोक कथाओं के हिसाब से यही वो वक्त होता है जब बुरी आत्माएं सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। और ये चीज इनोसेंस के करप्शन को इतनी ब्रिलियंटली दिखाती है। एक बच्चे को सुलाने वाली लोरी
जो कभी प्यार और सुरक्षा का प्रतीक थी, अब खौफ का एक हथियार बन चुकी है, और वो भी साहिल के अपने ही दोस्त के मुंह से निकल रही है। डर को इन खास रोंगटे खड़े कर देने वाले डिटेल से दिखाया गया है। लाल आंखें, वो अजीब सी मुस्कान, मतलब ये कोई अनजान भूत नहीं है, ये उनका दोस्त है जो अब पहचान में नहीं आ रहा। ये उस इंसान को देखने का डर है जिसे आप जानते तो हैं पर अब पहचान नहीं सकते। वो साया अब सीधे समय के जरिए बोलता है, एक बच्चे की आवाज का इस्तेमाल करके एक रूह कंपा देने वाली धमकी देता है, और फिर समय बेहोश हो जाता है। लेकिन वो मदद क्यों मांग रहा है? क्या ये कोई जाल है या इसके पीछे कोई और गहरी डरावनी वजह है? कहानी एक सल्यूशन तो देती है, लेकिन ये जानबूझकर नरेटर और हम सबको एक बेचैनी के साथ छोड़ देती है, क्योंकि जैसा हम देखेंगे, बस विलन के चले जाने से कहानी खत्म नहीं हो जाती, डर पीछे रह जाता है। मजे की बात यह है कि इस मॉडर्न कहानी का हल पारंपरिक तरीकों से निकलता है। झाड़ फूक और पूजा पाठ के जरिए वो उस बुरी ताकत को एक फिजिकल रूप में बाहर निकालते हैं। ये एक तरह से विश्वास और अलौकिक शक्ति के बीच की एक क्लासिक लड़ाई है। हालांकि समय अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और बाहरी खतरा भी टल गया है, लेकिन नैरेटर पर उसका साइकोलॉजिकल असर रह जाता है। शरीर तो शायद ठीक हो जाए, पर दिमाग उस ट्रॉमा को कभी नहीं भूलता। और यही वो आखिरी परेशान कर देने वाला सवाल है जिसके साथ ये कहानी हमें छोड़ जाती है। क्या वो साया सच में चला गया, या जाते जाते अपना एक हिस्सा नैरेटर के दिमाग में छोड़ गया है? ये हमें बताता है कि कुछ डर ऐसे निशान छोड़ जाते हैं जो कभी नहीं मिटते और हमारे सपनों में हमेशा गूंजते रहते हैं।